के वीडियो में अपन लोगों ने जो पढ़ा था वो अपन ने पाचन तंत्र के अंदर हम लोगों ने दांत के बारे में पढ़ लिया था और दांत के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो अपन ने उनके बारे में चर्चा की थी। और उससे आगे ही स्टार्ट करते हुए मैंने आपको कहा था मुख गुहा के अंदर अपन लोग दांत के बारे में अध्ययन करेंगे, जिह्वा के बारे में अध्ययन करेंगे और मैंने आपको कहा था लार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उससे आगे आज हम पढ़ेंगे लार के बारे में। और लार से पहले यदि चाहें तो पढ़ लेते हैं अपन जिह्वा को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। जिह्वा का अध्ययन उससे पहले कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं जिह्वा के बारे में। जिह्वा जिसको अपन टंग कहते हैं, ठीक है। जिह्वा या टंग, अगर हम लोग बात करें इस जिह्वा या टंग की तो ये जो है ये इसको अपन जुबान, अपनी भाषा में जुबान कहते हैं, जीभ कहते हैं, ठीक है। ये जीभ होती है, ये जीभ अलग अलग जीवों में ये जीभ अलग अलग तरीके से व्यवस्थित रहती है। अपनी जो जीभ होती है मुख में, अपने जो मुंह के अंदर जो जीभ होती है वो जीभ जुड़ी हुई रहती है ना। तो जिस संरचना से जुड़ती है, ये कहने का मतलब ये हो गया कि ये जीभ जब जुड़ती है ये अपनी जीभ पीछे से जुड़ी हुई है, जबकि इसका अग्रभाग क्या होता है, इस जीभ का अग्रभाग क्या है, अग्रभाग स्वतंत्र है। अग्रभाग क्या है, स्वतंत्र है। अपनी जीभ का, अपन जो ह्यूमंस जीभ है उनकी जीभ अग्रभाग से स्वतंत्र रहती है, ठीक है ना। आगे से जैसे ये देखो क्या है, एक तरीके से स्वतंत्र है और ये अपन घुमा फिरा सकते हैं इसको, लेकिन देखो पीछे से ये जुड़ी हुई रहती है। तो कहने का मतलब इसका जो पिछला भाग होता है, जीभ का पिछला भाग जो है, ये पिछला भाग है। पिछला भाग क्या रहता है, पिछला भाग एक संरचना है, उस संरचना का नाम है फ्रेन्यूलम और उस फ्रेन्यूलम के द्वारा जुड़ा रहता है। तो फ्रेन्यूलम द्वारा जुड़ा रहता है। तो कहने का मतलब पिछला भाग स्वतंत्र नहीं है, ठीक है ना। ये बात इतनी हो गई। अब देखो इससे आगे देखो, जो ये पिछला भाग स्वतंत्र नहीं, ये तो किसकी बात हुई, ये तो केवल ह्यूमंस के बारे में मैं बात कर रहा हूं। लेकिन देखो रेप्टाइल्स की बात करें, रेप्टाइल्स जितने भी है, रेप्टाइल्स के अंदर क्या होता है, जैसे गिलहरी है, ठीक है, सांप है, ठीक है ना, आपने देखा होगा। तो इनके अंदर क्या होता है, जो जीभ होती है ना, वो जीभ का जो अग्रभाग होता है ना, अग्रभाग, ये अग्रभाग अपने स्वतंत्र है। उनका पिछला भाग है, वो पिछला अग्रभाग तो क्या होता है, अग्रभाग है अपने तो क्या फ्रेन्यूलम से जुड़ा रहता है, लेकिन उनका अग्रभाग जो होता है वो रहता है, वो जुड़ा हुआ रहता है, अग्रभाग जुड़ा रहता है। किसमें, रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, जो अग्रभाग है ये अग्रभाग जुड़ा हुआ रहेगा, अर्थात स्वतंत्र नहीं रहेगा, जुड़ा रहता है। लेकिन अग्रभाग जुड़ा कहां से रहेगा, इसका मतलब पीछे वाला भाग क्या है, इसका मतलब हो गया पीछे वाला भाग है वो स्वतंत्र है, पिछला भाग इसका हो गया रेप्टाइल्स का क्या, स्वतंत्र है। इसीलिए देखो कभी जीभ के द्वारा उनको कोई चीज पकड़नी होती है, जैसे उनको कोई पकड़ना होता है तो वो क्या करते हैं, अपनी जो पीछे वाली जो जीभ होती है, जो उनका पिछला जो भाग होता है वो स्वतंत्र होता है, जिसके कारण उसको पिछली जीभ को आगे फेंकते हैं और आगे फेंक कर वो क्या कर लेते हैं, उनको जीभ की सहायता से पकड़ लेते हैं। जबकि अपने तो हाथ है, इसलिए अपन हाथ से पकड़ते हैं फिर जीभ में डाल देते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि रेप्टाइल्स के अंदर जो जीभ का जो पिछला भाग है वो स्वतंत्र रहता है और ह्यूमंस के अंदर जो अग्रभाग है वो स्वतंत्र रहता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अब देखो जीभ का जो अध्ययन होता है, जीभ का जो अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ टंग, जीभ का जो अध्ययन है, इनके अध्ययन को अपन कहते हैं ग्लोसोलॉजी। क्या कहते हैं, ग्लोसोलॉजी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ग्लोसोलॉजी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अब पहले तो नीट के एग्जाम में अक्सर पूछते थे, लेकिन अभी क्या है, धीरे धीरे प्रचलन में हो गया है और अब जनरल साइंस के तौर पर भी इनको पूछने लग गए हैं, तो याद रख लेना अपने को। और जो अब जीभ के अंदर कोई रोग हो जाता है, जीभ के अंदर कोई यदि रोग हो जाता है तो उस रोग को क्या कहते हैं, वो कहते हैं ग्लाइको
ग्लाइकोसाइटिस, क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइटिस। तो कहने का मतलब यह हो गया जीव का जो अध्ययन होता है उसको तो अपन ग्लोसोलॉजी कहते हैं, और इसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए, रोग हो जाए, तो जीव का अंदर जो रोग होता है उसको ग्लाइकोसाइटिस या ग्लाइसोसाइटिस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखो इससे आगे अपन बात करें तो जीव जो होती है, अब जीव के अलग अलग भाग के अंदर क्या होता है। अब देखो मैं जो जीव है, इस जीव के अंदर कौन कौन से भाग पर क्या जुड़ा रहता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो इधर जीव होती है, जीव के अंदर पाई जाती है स्वाद कलिकाएं। क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। जीव के ऊपर पाई जाती है स्वाद कलिकाएं, ये याद रखना। इन स्वाद कलिकाओं को अपन पैपिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैपिली। स्वाद कलिकाओं को क्या कहा जाता है, पैपिली भी कहा जाता है, ये याद रखना है। अब देखो ये जो स्वाद कलिकाएं होती है ना, क्वेश्चन यदि पूछा जाए स्वाद कलिकाएं कितने प्रकार की होती है, स्वाद कलिकाएं कितने प्रकार की होती है, प्रकार पूछ ले तो याद रख लेना स्वाद कलिकाएं 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। कुछ बुक्स के अंदर 4 प्रकार दे रखे हैं, लेकिन आपको याद रख लेना जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है वही अपने को मानना है, और जो एनसीईआरटी में जो संख्या दे रखी है स्वाद कलिकाओं की वो 5 है, इसीलिए ऑथेंटिक जो ये है, इसीलिए इसको याद रखना है, ठीक है ना। तो 5 प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती है। अब देखो स्वाद कलिकाएं होती कितनी है, स्वाद कलिकाओं की टोटल संख्या कितनी होती है, तो स्वाद कलिकाएं जो होती है इनकी संख्या होती है 2000 से लगाकर 8000 तक ये स्वाद कलिकाएं होती है, ठीक है। अब जो जीव होती है, ठीक है ना, जो जीव होती है, जीव के अलग अलग भाग में, जीव के अलग अलग भाग में इनकी जो स्वाद कलिकाएं वो अलग अलग तरह की होती है। किस प्रकार से होती है, देखो ये मैं यहां पर जीव ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैं एक जीव ड्रॉ कर रहा है, यहां पर मैंने जीव ड्रॉ की। अब देखिए जो ये जीव होती है, जीव होती है, इस जीव का जो ये अग्रभाग होता है, जीव का अग्रभाग, और जीव के इस अग्रभाग के अंदर जो स्वाद होता है, ये जीव का अग्रभाग, और अग्रभाग के अंदर जो कलिकाएं पाई जाती है, जीव के अग्रभाग पर जो कलिकाएं पाई जाती है वो कलिकाएं किसका निर्माण करती है, याद रख लेना, ये अपने को जो स्वाद देती है वो मीठा स्वाद देती है। स्वाद कलिकाओं का काम क्या होता है, स्वाद देना, और यहाँ पर जो अग्रभाग के अंदर जो पाई जाने वाली स्वाद कलिकाएं होती है वो कौन सा स्वाद देती है, मीठा स्वाद देती है, ठीक है। अब यहाँ अब आगे की बात करें तो उसके बाद में अपन सीधा चले जाते हैं पिछले भाग पर, ठीक है। आइए ये जो पिछला भाग आपको दिखाई दे रहा है, जीव का पिछला भाग, और पिछले भाग के ऊपर जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती है वो कुछ इस तरीके की होती है। जीव के पिछले भाग पर जो स्वाद कलिकाएं होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, और पिछले भाग के अंदर जो स्वाद कलिकाएं होती है वो अपने को एहसास करवाती है कड़वापन का। किसका एहसास करवाती है, कड़वापन। तो याद रख लेना जो कड़वापन है, कड़वा स्वाद, कड़वा स्वाद की कलिकाएं कहां पर उपस्थित रहती है, जीव के पिछले सिरे पर, ठीक है ना, पिछला सिरा, पिछला सिरा, जीव का जो पिछला भाग है, पिछले भाग पर क्या पाई जाती है, कड़वी स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, ठीक है ना। अब आते हैं, अब देखो अब अपन बात करें जीव के अंदर जो ये पार्श्व वाला भाग है, कौन सा भाग, पार्श्व वाला भाग, ये पार्श्व वाला भाग है जीव के अंदर, ये जो पार्श्व वाला भाग है, इस पार्श्व वाले भाग के अंदर जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती है वो कलिकाएं कौन सी होती है, तो याद रख लेना ये पार्श्व वाले भाग के अंदर जो स्वाद कलिकाएं पाई जाएगी वो कलिकाएं होती है अपनी, कौन सी होती है, पार्श्व वाला भाग है। तो नमकीन जो स्वाद होता है ये रहा अपना नमकीन, ठीक है, नमकीन स्वाद होता है, उसके लिए जो कलिकाएं रेस्पॉन्सिबल होती है वो होती है पार्श्व भाग में, ठीक है ना। पार्श्व भाग के अंदर जो कलिकाएं पाई जाती है वो कलिकाएं कौन सी होती है, नमकीन स्वाद की कलिकाएं होती है। अब देखो अब अपना बच गया कौन सा, अब हो गया बच गया एक तो अपना यहाँ पर मध्य वाला भाग, ये बच गया मध्य भाग। मध्य भाग के अंदर जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, एक तो मध्य भाग बच गया, और यहाँ पर ये जो है ना, ये एक बच गया मध्य पार्श्व भाग, कौन सा हो गया, ये तो अग्रभाग हो गया, और ये हो गया मध्य पार्श्व भाग, कौन सा हो गया, मध्य पार्श्व भाग, ये इसको अपन कहेंगे मध्य पार्श्व भाग, ये मध्य पार्श्व भाग वाला है। इस
मध्य पार्श्व भाग में जो कलिकाएं पाई जाती है, इस मध्य पार्श्व भाग के अंदर जो कलिकाएं पाई जाती है, उन कलिकाओं को कहते हैं जो अपने को खट्टापन का एहसास दिलाती है। किसका? खट्टापन। जैसे अंगूर खट्टे हैं तो वो खट्टेपन का एहसास दिलाने वाली मध्य पार्श्व कलिकाएं जो होती है, मध्य पार्श्व जो कलिकाएं होती है वो अपने को खट्टेपन का एहसास कराती है। खट्टेपन का जो खट्टापन है, इसको अपन देखो, इसका नाम लिखना है मध्य पार्श्व। कौन सी कलिकाएं हैं ये? मध्य पार्श्व भाग के अंदर खट्टेपन की कलिकाएं पाई जाती है, जो कि खट्टापन अपन खाते हैं उसका एहसास कराती है। ठीक है, अब देखो, अब सबसे जो ये जो बीच वाला जो मध्य वाला भाग जो होता है, ये एकदम मध्य वाला जो भाग होता है, इस मध्य वाले भाग के अंदर जो कलिकाएं पाई जाती है तो वो कलिकाएं कौन सी होगी? तो याद रख लेना, जो मध्य भाग के अंदर जो कलिकाएं पाई जाती है वो कलिकाएं होती है, अपने को ये याद रख लेना है, जैसे आप खाते हो लहसुन, जैसे लहसुन खाया, जैसे आपने प्याज खाया, ठीक है, लहसुन है, प्याज है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर लहसुन और प्याज के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो स्वाद होता है, उस स्वाद के लिए जो कलिकाएं पाई जाती है वो कलिकाएं कौन सी है? वो होती है अपना मध्य भाग के अंदर पाई जाने वाली कलिकाएं होती है। ठीक है ना। तो अपने को मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि जो स्वाद कलिकाओं को पैपिली कहते हैं और ये 5 प्रकार की होती है, और टोटल जो टेस्ट बड होती है वो 2000 से 8000 तक अपनी टेस्ट बड पाई जाती है। और इसमें अगर मैं जिह्वा की बात करूं तो जिह्वा में जो सबसे आगे वाला भाग होता है वो अग्रभाग मीठा स्वाद देगा, पार्श्व भाग नमकीन स्वाद देगा, और सबसे पिछला भाग कड़वा स्वाद देता है, और जो मध्य पार्श्व भाग होता है वो खट्टेपन का एहसास करवाता है, और जो बीच में जो भाग होता है वो किसका? लहसुन और प्याज का जो स्वाद होता है वो अपने को देखने मिलता है। ये स्वाद होता है, ये सबसे बाद में आता है। ठीक है, जैसे आप लहसुन खाते हैं, ठीक है, प्याज खाते हैं, तो उसके जस्ट तुरंत वो स्वाद नहीं आता है, पूरा चबाने के बाद में जो स्वाद आता है वो यहाँ से आता है। ठीक है ना। तो ये क्या होती है? ये यहाँ पर जो स्वाद कलिकाएं होती है, इन स्वाद कलिकाओं की वजह से ये जो स्वाद आता है। ठीक है ना। अब अपन ने यहाँ तक तो ये जिह्वा के बारे में अपन ने बात कर ली। अब देखो, अब यदि मैं जिह्वा की बात, यहाँ तक तो जिह्वा की बात होगी, अब देखो इसको आपको याद कैसे रखना है। जैसे देखिए, आप कहीं पर भी खाना खाने के लिए जाते हो, ठीक है, तो होटल के अंदर चले गए तो क्या होगा? सबसे पहले आप क्या खाओगे? सबसे पहले आप मीठा मंगवाओगे। ठीक है, तो जुबान के अग्रभाग पर मीठा स्वाद, ठीक है ना। फिर आपको कहना है कि जो नमकीन है, ठीक है, नमकीन है ना, नमकीन को साइड में रखो, नमकीन को साइड में रख दो। तो कहने का मतलब पार्श्व भाग के अंदर नमकीन स्वाद हो गया, पार्श्व भाग के अंदर नमकीन स्वाद हो गया। और जो कड़वा होता है, जैसे आपने खीरा खाया तो खीरा कड़वा स्वाद लगे तो आपने सबसे लास्ट में खाना उसको पसंद किया। ठीक है, तो कहीं इसका मतलब हो गया ये पिछला भाग है। और इसके बाद में फिर जो बीच में होगा मध्य पार्श्व भाग, खट्टापन बीच बीच में मध्य पार्श्व, कहने का मतलब बीच बीच में आप छाछ है, दही है पीते रहते हो, तो कहने का मतलब मध्य पार्श्व भाग हो गया, वो आपको खट्टेपन का एहसास दिलाएगा। ठीक है, और जो लहसुन और प्याज होता है वो मध्य भाग में होता है। ठीक है, यहाँ पर अपने को इस तरीके से अपने को ये याद रखना है। और इस तरीके से ये जिह्वा वाला जो भाग है, ठीक है ना, मुख गुहा में जिह्वा वाले भाग से जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अपने को सीधी सी बात है कि जो ये जिह्वा होती है ना, इस जिह्वा जो होती है, जिह्वा के दो और कार्य क्या हो सकते हैं। ठीक है ना, तो जिह्वा का जो प्राथमिक कार्य, ये भी क्वेश्चन एक बार याद रख लेना कि जिह्वा का जो प्राथमिक कार्य जो होता है वो क्या होता है। तो सीधी सी बात है, आपको याद हो गया कि जिह्वा का प्राथमिक कार्य जो होता है, प्राथमिक कार्य, जिह्वा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? स्वाद देना। क्या है? स्वाद का निर्धारण, स्वाद का निर्धारण। ठीक है, तो स्वाद का निर्धारण प्राथमिक कार्य है जिह्वा का। जिह्वा का प्राथमिक कार्य क्या है? स्वाद का निर्धारण। दूसरा कार्य, जिह्वा क्या काम करती है? जिह्वा आपको जो बोलने में मदद करती है। ठीक है ना, तो दूसरा कार्य आप लिख सकते हो बोलने का। ठीक है ना, बोलने में, ठीक है, बोलने में सहायक। ठीक है, और तीसरा काम अगर आप लिखो तो कहने का मतलब जो आप भोजन लेते हो उस भोजन को गतिशील बनाने में भी इसका काम है। तो भोजन को गतिशील बनाने में भी इसकी भूमिका रहती है। ठीक है ना। अब आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि प्राथमिक कार्य होता है स्वाद का निर्धारण, बोलने में सहायक होती है, भोजन को गतिशील बनाती है। ठीक है ना, ये जीभ के काम होते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक तो आपने क्लियर कर लिया होगा। और मेरे ख्याल से मैं जो आपको कंटेंट दे रहा हूँ जनरल साइंस के लिए,
जो बेहतर होगा कि आप जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले उनको देखकर मैं ध्यान रखते हुए यहीं पर पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो अगर अपन जीव के बारे में स्टडी करना चाहें तो बहुत कुछ देखने, यहाँ पर भी ये जो टेस्ट वर्ड होती है, इन टेस्ट वर्ड को भी अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है, कैपिली के प्रकारों को अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है, लेकिन अपने को यहाँ तक ही रहना है, ठीक है ना, इससे आगे नहीं जाना है, ठीक है ना। यहाँ से अगर अपने का क्वेश्चन बनेगा जनरल के लिए तो यहाँ से बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो टेस्ट मुख्य जो क्वेश्चन होता है ना, ये जीव के जो टेस्ट वर्ड होती है ना, इनका कौन सा भाग को कहाँ से एहसास होता है किसका, वो पूछा था, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो हो गया, ये टंग की बात अपन ने कंप्लीट की। अब मैं आगे बात करूंगा, टंग के बाद में जिसकी बात करने जा रहा हूँ वो बात अपनी होगी किसकी। अब देखो मैंने आपको बता दिया कि जीव के बाद में अपन किसकी बात करेंगे, लार की बात करेंगे, ऑब्वियसली सीधी सी बात है, लार पढ़ेंगे। अब अपन शुरू करते हैं लार के बारे में। देखो मेरा तो मतलब ये, मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप कंटिन्यू जुड़े रहोगे अपने इस चैनल से, कंटिन्यू जुड़े रहोगे तो आपको फायदा होने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि मैं एक गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त कर सकूं तो आपको कंटिन्यू जुड़ा रहना पड़ेगा। लगातार एक एक वीडियो आता है तो प्रतिदिन वीडियोस आपको मिलेंगे, लगातार देखोगे तो समझ में आएगा। साइंस ऐसी एक सब्जेक्ट है जो आप कंटिन्यू देखोगे तभी समझ में आती है, वरना क्या डायरेक्ट आप बीच बीच में रैंडमली उठकर आ जाते हो और देखना स्टार्ट कर देते हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ कि प्रतिदिन जो कल का वीडियो डाला है जिसमें मैंने दांत के बारे में पूरी स्टडी की थी, ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन आए हुए वो भी बताए थे। तो कहने का मतलब आप, मेरा कहना है कि आप अगर आज का वीडियो देखें उससे पहले कल वाला भी वीडियो देख लें तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आज के वीडियोस में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आज वाला भी वीडियो आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखो शुरू करते हैं अपन लार के बारे में, ठीक है। लार के बारे में अगर मैं बात करूं, लार के बारे में बात करूं, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूं। लार के बारे में यदि मैं बात करूं, लार के बारे में बात करूं, लार, तो देखो लार के बारे में अगर मैं बात करूं, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं सैलाइवा, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज है आपको मैं लार के बारे में बता दूं, लार जो प्रतिदिन अपन जो प्रतिदिन लार का स्त्राव करते हैं वो होती है 1.5 लीटर। अरे सर लार होती क्या है, लार क्या होती है? जैसे एक मुहावरा है, मुंह में पानी आ जाना, क्या वो मुंह में पानी नहीं है, वो क्या है, मुंह में लार है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यदि आपकी जो टेस्ट बड अभी आपने पढ़ी थी जीव की स्वाद कलिकाएं वो एक्टिवेट है, तो कहने का मतलब आप मिठाई देखते हो तो वो टेस्ट बड एक्टिवेट होकर क्या कर देती है, ठीक है ना, उसका एहसास करवाती है लार को। तभी जो लार ग्रंथियां होती है वो लार ग्रंथियां लार का स्त्राव कर देती है। तो कहने का मतलब, इसका मतलब लार ग्रंथियां इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो लार ग्रंथियां इंपॉर्टेंट है तो लार ग्रंथियों को भी बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो लार जो होती है प्रतिदिन स्त्राव लार का कितना होता है, 1.5 लीटर होता है, ठीक है। अब आई बात समझ में। अब देखो, अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये लार है, ठीक है ना, जो लार ग्रंथियों की अगर मैं एक बार में बात कर लेता हूं, लार ग्रंथियों, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है लार ग्रंथियां, ठीक है ना। लार ग्रंथियां कौन कौन सी लार ग्रंथियां होती है, ठीक है, लार ग्रंथियां, सैलाइवरी ग्लैंड्स, ये जो लार ग्रंथियां होती है, ये लार ग्रंथियां ध्यान से समझ लेना, जो लार ग्रंथियां होती है ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां अपने अंदर पाई जाती है। कितनी? सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है, लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी पाई जाती है, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। आपके मुंह के अंदर जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है उससे ही क्या स्त्रावित होता है, आपकी लार स्त्रावित होती है। तो कहने का मतलब 3 जोड़ी लार ग्रंथियां यहां पर पाई जाती है। सबसे पहली जोड़ी जो होती है उस पहली जोड़ी का नाम है पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी होती है? पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड, पैरोटिड लार ग्रंथि, या कह सकते हैं, हाँ ठीक है, पैरोटिड ग्रंथि। अब देखो ये जो लार ग्रंथि है पैरोटिड, ये पैरोटिड ग्रंथि कहां पर होती है? पैरोटिड जो ग्रंथि होती है, जो ये आपका जो कान है, इस कान के जस्ट पहले, ये कान के नीचे वाला भाग, जो गाल वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है,
यहाँ पर आपके क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियों में कौन सी होती है, पैरोटिड लार ग्रंथि होती है, जो आपके जो दांत होती है उन दांतों के बीच में खुलती है। ठीक है, कहां पर पाई जाती है, जस्ट कान के नीचे, कान के नीचे। कहने का मतलब इस ग्रंथि का एक दूसरा नाम भी है जिसको अपन हिंदी में बोले तो कर्ण पूर्व ग्रंथि भी कहते हैं। और ये जो कर्ण पूर्व अर्थात कान से पहले, ठीक है, ये कान है, इस कान से पहले क्या है, यहाँ पर। तो कहने का मतलब एक जोड़ी तो ये हो गई, ठीक है, पैरोटिड ग्रंथि होगी। और पैरोटिड ग्रंथि होती है, यहां से याद रख लेना, इस ग्रंथि से जो ये जो पैरोटिड ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि से जो एंजाइम निकलता है उसका नाम है टायलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम निकलता है, टायलिन एंजाइम। और इस टायलिन को एक और नाम से भी जानते हैं, आपने को याद रखना है, लार एमाइलेज। इसको लार एमाइलेज ठीक है भी कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब टायलिन एंजाइम या लार एमाइलेज। एमाइलेज का मतलब क्या होता है, एमाइलेज कहने का मतलब ये जो एज वर्ड पीछे जुड़ा हुआ है, एज जुड़ गया मतलब वो क्या है, एंजाइम से। एक अपने को ये याद रखना है, जैसे माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज ये सभी जुड़ते हैं, तो एज जुड़ गया मतलब ये हो गया क्या है, एंजाइम से। ठीक है ना, ये एंजाइम है। तो कहने का मतलब ये जो लार एमाइलेज है, एमाइलेज का मतलब होता है स्टार्च। क्या मतलब होता है, स्टार्च मतलब है। और एंजाइम है, इसका मतलब ये स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करेगा, माल्टोज में। तो लार के अंदर जो स्टार्च होता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रख लेना, एमाइलेज या टायलिन के द्वारा स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है। तो कहने का मतलब ये एमाइलेज, इसीलिए इसका नाम पड़ा है। आई बात समझ में। अब देखो यहां पर और क्या काम है, जो ये पैरोटिड ग्रंथि जो होती है, कभी कभार क्या हो जाता है, इन वायरल इन्फेक्शन के कारण ये पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। यदि वायरल इन्फेक्शन के कारण, वायरल संक्रमण के कारण यदि आपकी पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाए तो एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम है मम्प्स। ठीक है, मम्प्स या इसको अपन गलसुआ रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गलसुआ, गलसुआ भी कहा जाता है। ये मम्प्स या गलसुआ रोग, ये कान में सूजन आ जाती है जिसकी वजह से ये वायरल इन्फेक्शन है, एक वायरस जनित रोग है। तो कहने का मतलब गलसुआ। और इसको अपन अगर कहें कनपेड भी कहते हैं, कनपेड। ठीक है ना, इस तरीके से कान के नीचे सूज इस तरीके जैसे कोई पेड़ दिख रहा है, तो कहने का मतलब कनपेड रोग, इसको अपन कनपेड रोग भी कहते हैं, गलसुआ भी कहते हैं, मम्प्स रोग भी कहते हैं। तो कहने का मतलब किस कारण होता है, ये पैरोटिड ग्रंथि में सूजन की वजह से होता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो कुछ ये कहां पर, तो कान के जस्ट नीचे पाई जाती है। अब देखो दो ग्रंथियां और बच गई है, तो कहने का मतलब दूसरी कौन सी होगी। अब देखो एक होती है अधोजम और एक होता है, तीसरी होती है अधोजिह्वा। इसको केवल आप नाम याद रख लेना। ठीक है ना, ये एक जिह्वा के बिल्कुल नीचे पाई जाती है, ये जिह्वा के नीचे। और ये जो जिह्वा होती है, ये जिह्वा, इस जीभ के जस्ट नीचे जो ग्रंथि ओपन होती है वो होती है अधोजिह्वा ग्रंथि। कौन सी होती है, अधोजिह्वा। और एक ग्रंथि और पाई जाती है जो अधोजम ग्रंथि होती है। ठीक है, इनको अपने नाम से याद रहेगा, लिंगुअल और सब लिंगुअल ग्लैंड्स जो होती है इनको कहते हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब तीन ग्रंथियां हो गई, पैरोटिड ग्रंथि, अधोजम ग्रंथि और अधोजिह्वा ग्रंथि। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये जो ग्रंथियां होती है, ये लार ग्रंथियां होती है, इनकी वजह से ही अपनी जो लार होती है वो लार क्या करती है। अब देखो यहां तो ये बात होगी कंप्लीट। अब जो लार होता है ना, अब मैंने यहां पर ये बात छोड़ी थी कि जो लार होती है प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का स्राव होता है। और इस लार के अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो मैंने कहा एक पाया जाता है टाइलिन एंजाइम, और जो दूसरा एंजाइम पाया जाता है उस एंजाइम का नाम क्या है, दूसरे एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा हो गया, लाइसोजाइम। दूसरा एंजाइम हो गया लाइसोजाइम एंजाइम। जो टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम्स होते हैं, ये दो प्रकार के एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और जो टाइलिन एंजाइम जो होता है
ये भोजन जो होता है ना, भोजन, मैंने अभी भी इसका काम बता दिया कि ये स्टार्च का क्या करता है, पाचन करता है। स्टार्च का पाचन का काम, स्टार्च के पाचन का काम करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब, इसीलिए तो कहते हैं कि भोजन की पाचन की शुरुआत कहां से होती है, तो मुख से होती है। मुख में कौन बैठा है, टाइलिन एंजाइम बैठा है, और टाइलिन एंजाइम की वजह से जो स्टार्च है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहां से शुरू हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। और जो लाइसोजाइम जो होता है, लार के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है, ये लार में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। दूसरी बात यह है कि आपका जो पसीना होता है, पसीने के अंदर भी आपको लाइसोजाइम एंजाइम देखने मिलता है। तीसरी बात यह है कि जो आंख का आंसू होता है, आंसू के अंदर भी आपको क्या देखने मिलते हैं, आपको लाइसोजाइम एंजाइम देखने मिलता है। ये लाइसोजाइम एंजाइम काम क्या करता है, लाइसोजाइम एंजाइम का काम होता है कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना या मारना, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। कभी आपकी आंख के अंदर मच्छर चला जाता है, कभी जिंदा वापस आया है, नहीं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर लाइसोजाइम ने उसका क्या कर दिया, कल्याण कर दिया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि लाइसोजाइम होता है एंजाइम्स, वो सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है। यहां तक अपने को लार के बारे में अपने को याद रखना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ूं तो उससे पहले मैं आपको कुछ पाचक रसों के बारे में बता देता हूं कि पाचक रस कौन कौन से होते हैं और पाचक रस किस तरीके से। यहां पर अपन ने लार के बारे में कंप्लीट बात कर ली थी, क्योंकि लार से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो मेरे ख्याल से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है ना। अब देखो, मैं इसके साथ साथ में अपने को और बता दूं कि जो लार होती है, ठीक है ना। अब पाचक रस कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले अपन बात करते लेते हैं पाचक रस के बारे में। पाचक रस, पाचक रस बोले तो डाइजेस्टिव जूस, ठीक है, डाइजेस्टिव जूस, ठीक है, या फिर डाइजेस्टिव फ्लूइड भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो कहने का मतलब डाइजेस्टिव जूस, मैंने आपको कल कहा था कि सबसे पहले मुख गुहा, ठीक है ना, मुख गुहा के बाद में अपने को सीधी सी बात यहां पर ध्यान रखनी है कि यहां पर आप आ जाओ आमाशय, ठीक है। आमाशय के बाद में आप डायरेक्ट सीधे से कहां पर आ जाओ, आमाशय के बाद में छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत के बाद में आप आ जाओ सीधे, यहां पर छोटी आंत होगी, ठीक है, चलो ये होगी स्मॉल इंटेस्टाइन, आमाशय हो गया। अब देखो, मुख गुहा, आमाशय और छोटी आंत, यहां पर अगर इतनी बात हो गई तो अब देखो आगे से, यहां पर इसके साइड में मैंने आपको कल कहा था कि क्या पाया जाता है, आपका यकृत पाया जाता है, जिसको अपन लीवर कहते हैं, ठीक है। यहां पर ये हो गया लीवर, और इस लीवर के पास ये आमाशय और छोटी आंत होती है। छोटी आंत के जो पहला भाग जो आपको मैंने ड्यूडेनम बताया था, वहां पर मैंने कहा था अग्नाशय पाया जाता, तो यहां पर मैंने लिख दिया अग्नाशय, ठीक है। ये आपको पोजीशन पता चल गया कि कौन सी पोजीशन कहां है, किस जगह है, ठीक है। यहां पर इस तरीके से, अब यहां से ही रस निकलने वाले हैं, पाचक रस इन जगहों से ही निकलेंगे, ठीक है। अब देखो कौन कौन से कहां से किस तरीके से ये काम करते हैं, उस बात को अपन समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अगर मैं बात करूं पाचक रसों की, तो पाचक रस में आपको ये याद रखना है कि एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक अपना ये है, पापा आम, आंवला, अंगूर लाए, ठीक है। क्या है ट्रिक, पापा आम, आंवला, अंगूर लाए, ये ट्रिक अपने को याद रखनी, ठीक है। कैसे, पापा का मतलब आप ये कोई छोटा बच्चा है, उसके पापा आए हैं और कोई दूसरा जो बच्चा है उससे पूछ रहा है तेरे पापा तेरे लिए क्या लाए, तो वो बच्चा बोल रहा है कि पापा आम, आंवला, अंगूर लाए,
ठीक है, ये एक तरीके से आपको याद रखना है। जैसे पापा से आपको याद रखना है पाचक रस, ठीक है ना, पाचक रस आपको याद रखना है। कौन कौन से पाचक रस है? यहां पर आम से अपने को ये याद रखना है कि जो आमाशय है आपका, कौन सा भाग? आमाशय, और आमाशय से जो रस स्रावित होता है उस रस का नाम क्या है? आमाशय रस। क्या नाम है? आमाशय रस। इसी को अपन दूसरा नाम, इसी को अपन जठर रस कहते हैं, ठीक है, जठर रस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस कह सकते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस कह सकते हैं, ठीक है, आमाशय रस हो गया। दूसरी बात, आंवला। आंवला से अपने को ये याद रखना है कि आंवला से क्या याद रखोगे आप? आंवला से ये याद रखना है कि जो छोटी आंत जो होती है, ठीक है ना, छोटी जो आंत होती है, उस छोटी आंत के अंदर जो रस एकत्रित होता है, ठीक है ना, वो होता है आंत्रीय रस। क्या कहते हैं उसको? आंत्रीय रस, ठीक है, आंत्रीय रस। और इसके बाद में अंगूर की बात करें, ये कहां से होता है? आंत्रीय रस, छोटी आंत। अंगूर की बात करें तो अंगूर से याद रखना है अग्नाशय रस। कहां से निकलेगा? अग्नाशय या पैनक्रियाज। तीसरी बात आती है फाइनल, वो हो गई अपनी लार, ठीक है, और यहां पर ये हो गया लार निकल गई, और लार होती है, ये कहां से निकलती है? मुख गुहा से। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब मुख गुहा से लार निकल गई, आमाशय से क्या निकला? आमाशय से जठर रस निकला, गैस्ट्रिक जूस, और आंवला से अपने को आंतरीय रस याद रखना है, अग्नाशय रस हो गया। तो कहने का मतलब ये एक लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या याद रखना है? एक फोन नंबर आपको बता रहा हूं, 78 18 80 78 यहां से नहीं, यहां से लिखना है, 78 18 80 77 68, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये जो रस होता है ना, इस रस को अपन पित्त रस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ये कौन सा हो गया? बाइल जूस जिसको कहते हैं, बाइल जूस। यहां पापा से मतलब क्या है? ये पित्त रस है, ठीक है ना। कौन सा रस है? पित्त रस। पित्त रस को अपन क्या कहते हैं? बाइल जूस भी कहते हैं। और जो ये बाइल जूस होता है, ठीक है, बाइल जूस जो होता है, ये कहां से निकलता है? ये निकलता है लीवर से या यकृत से, ठीक है। यकृत को भूलना नहीं है, यकृत को भी साथ में रखना है, ठीक है। तो कहने का मतलब अब अपना ये ट्रिक सेट हो गया, पापा आम आंवला अंगूर लाए, ये बात याद रखनी है। तो पित्त रस, इस पित्त रस का जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7.8, ठीक है ना। दूसरी बात, ये आम मतलब आमाशय रस या जठर रस, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 1.8, ठीक है ना। इसके बाद में जो ये आंवला, आंवला से क्या निकला? आंतरीय रस, छोटी आंत से निकलने वाला जो रस होता है, इसकी पीएच वैल्यू होती है 8.0। और उसके बाद में अंगूर से अग्नाशय रस, इसकी पीएच वैल्यू होती है 7.7। और जो लार होती है, इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? 6.8। लार वाला कई बार प्रश्न पूछा हुआ है और बाइल जूस का भी पूछा हुआ है, ठीक है ना। ये अपने को याद रखना है कि बाइल जूस का कितना हो गया? 7.8। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया? ये 7.8 वैल्यू है, पीएच वैल्यू इसकी कितनी है? 7.8। तो ये कैसा है? ये क्षारीय, ये हो गया क्षारीय। और ये कैसा हो गया? ये होता है अति अम्लीय। कैसा है? अति अम्लीय। और ये कैसा हो गया? ये भी हो गया क्षारीय, क्योंकि जिसकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक होती है वो क्षारीय, और जिसकी 7 से कम होती है वो अम्लीय, ठीक है। और 7 होती है वो 10। 7.7 कि बोलो क्या है? क्षारीय, लेकिन ये क्षारीय, ठीक है, हल्का क्षारीय। और इसके बाद में 6.8, 6.8 7 से कम है, इसका मतलब हो गया ये भी कैसा है? क्षारीय, अम्लीय, ठीक है। क्या हो गया? अम्लीय। 6.8 है, इसका मतलब अम्लीय, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो यहां तक अपने को ये याद रखना है कि किस रस की कितनी पीएच वैल्यू होती है और कौन सा रस कहां से स्रावित होता है। अब देखो ये जितने भी रस मैंने आपको बताया,
पित्त रस कहां पर बनेगा? लीवर के अंदर बनेगा। कहां पर बनेगा? लीवर के अंदर बनेगा। लेकिन यहां पर जो पित्ताशय है, इस पित्ताशय के अंदर इसका क्या होता है? स्टोर होता है। ठीक है ना, संग्रहण इसका पित्ताशय में होता है। पित्ताशय में क्या होता है? संग्रहण होता है पित्त का। जबकि बनता कहां पर है? लीवर के अंदर बनता है, यकृत में बनता है। एक बात याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए पित्ताशय को संग्रहण के लिए पूछे तो टिक करना है, अन्यथा यकृत याद रखना है। ठीक है ना। अब देखो, मुख गुहा से भोजन जब लार निकली, लार निकलती है, तब वो लार यहां पर पहुंचती आमाशय। ठीक है ना, लार पहुंची आमाशय। मुख गुहा से जो लार निकली तो लार कैसी है? अम्लीय थी। यहां पर जब आमाशय में पहुंची, आमाशय के अंदर जठर रस भी क्या है? अम्लीय। तो कहने का मतलब यहां पर भी भोजन क्या है? अभी तक भोजन का प्रकृति अम्लीय है। लेकिन जैसे यहां पर आती है तो छोटी आंत वाले ड्यूडेनम भाग के अंदर अग्नाशय रस और ये जो यकृत से आने वाला जो क्या होता है? पित्त रस, ये दोनों मिलने के कारण यहां से इनकी प्रकृति हो जाती है, वो कैसी हो जाती है? क्षारीय प्रकृति हो जाती है। ये अपने को याद रखना है। ठीक है, तो कहने का मतलब अपन ने आज क्या पढ़ा है? हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर पढ़ा है कि जो पाचक रस, ठीक है, पाचक रस के पास अपन ने लार को पढ़ा था, लार से, और अपन ने क्या पढ़ा था? लार को पढ़ लिया, पाचक रस को पढ़ लिया था, जिह्वा को पढ़ लिया। ठीक है ना, ये बातें आज की क्लास में आपने कर ली थी। ठीक है ना। आपको यदि मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।